आज का हमारा टॉपिक है 3rd नंबर, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन दी कॉलोनीज, है ना। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हो गया कि जहाँ जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का, बेसिकली अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं इंडिया के बारे में, है ना। यहाँ पे अब हमारा बात चलेगा इंडिया के बारे में। पिछले वाले क्लास तक हम लोगों ने पूरी तरीके से ब्रिटेन के बारे में पढ़ा, है ना, लेकिन अब हम लोगों का चलेगा इंडिया के बारे में। तो यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलोनी बना बना के रूल करता था, उस समय पे हमारे भारत में किस प्रकार से इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो रहे थे, है ना, या फिर हो भी रहे थे कि नहीं, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आपका 3 है, तीसरा पॉइंट, तीसरा टॉपिक। और इसी के जस्ट नीचे आपका है 3.1, है ना। चलिए, तो 3 पॉइंट आपका 1 स्टार्ट होता है द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स, यानी कि बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया के बारे में। ठीक है, चलिए जानते हैं। तो टॉपिक का आप हेडिंग लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। टॉपिक का हेडिंग तो बेसिकल वही है, द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, लेकिन समझने के लिए हमने यहाँ पे आपके लिए नोट्स में लिख रखा है कि द मेजर फीचर्स ऑफ प्री कॉलोनियल ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज। मतलब ये कि जब हमारे पास किसी भी प्रकार का कॉलोनी नहीं था, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी का हमारे पास आप कह सकते हैं कि उस समय पे कंट्रोल नहीं था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द मेजर फीचर्स ऑफ प्री कॉलोनियल ट्रेड एंड इंडस्ट्री। जब हमारे पास कॉलोनी नहीं था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का हमारे ऊपर रूल नहीं था। प्री का मतलब पहले और पोस्ट का मतलब होता है बाद। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बेसिकली इस वाले 3 पॉइंट में कि कॉलोनी बनने से पहले, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले किस प्रकार का हमारा माहौल था भारत में, है ना। जानते हैं इसके बारे में। पहला है आपका मेजर गुड्स। क्या है इस मेजर गुड्स टॉपिक में, देख लेते हैं हम लोग। बिफोर द एज ऑफ मशीन इंडस्ट्रीज, सिल्क एंड कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया डोमिनेटेड द इंटरनेशनल मार्केट इन टेक्सटाइल। देखिए, जब तक हमारे यहाँ पे मशीन नहीं आया था भारत में, जब तक मशीन नहीं आया था, तो उस जब हमारे पास मशीन नहीं था, है ना, तो उस समय पे हमारे भारत का सिल्क हो गया और कॉटन से बने हुए गुड्स हो गया। सिल्क से बने हुए गुड्स और कॉटन से बने हुए गुड्स, इनका डिमांड पूरे इंटरनेशनल मार्केट में था। इनके अलग अलग कंट्री में अलग अलग जगहों पर हमारे सामानों का डिमांड था, दबदबा था, है ना। क्योंकि हमारे यहाँ का कॉटन और हमारे यहाँ का सिल्क बहुत तगड़ा था, बहुत मज़ेदार था, बहुत अच्छा था, क्वालिटी में बहुत अच्छा था। ठीक है, समझ में आ रही है बात। चलिए, तो मेजर गुड्स में हमारा क्या था उस समय पे, सिल्क और कॉटन गुड्स था हमारा, जो कि पूरे दुनिया पे राज कर रहा था। उसके बाद ट्रेडिंग पार्टनर्स में क्या है भाई, आर्मेनियन एंड पर्सियन मर्चेंट्स टुक द गुड्स फ्रॉम पंजाब टू अफगानिस्तान, ईस्टर्न पर्सिया एंड सेंट्रल एशिया। तो उस समय पे हमारे पंजाब से सामान लेकर जाया जाता था अफगानिस्तान, ईस्टर्न पर्सिया और सेंट्रल एशिया। किनके द्वारा, आर्मेनियन के द्वारा और पर्शियन लोगों के द्वारा, है ना। कहाँ से, पंजाब से, क्योंकि पंजाब भी हमारा थोड़ा सा अफगानिस्तान यानी कि पाकिस्तान के बगल में पड़ता है हमारा। तो जैसे देखिए, आप इंडिया का मैप देखेंगे आप, तो पंजाब है, पंजाब के बाद आपका पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद आपका अफगानिस्तान है ना। तो पंजाब से हमारे यहाँ के सामानों को लेकर अफगानिस्तान जाया जाता था, उसके बाद ईस्टर्न पर्सिया और सेंट्रल एशिया। उसके बाद मेजर पोर्ट्स भी हमारे पास थे, यानी कि बड़े बड़े बंदरगाह भी हमारे पास थे उस समय पे, है ना। कौन कौन सा था, सूरत ऑन द गुजरात कोस्ट कनेक्टेड इंडिया टू द गल्फ एंड रेड सी पोर्ट्स। सबसे बड़ा उस समय पे सूरत, गुजरात का सूरत वाला सी पोर्ट, है ना, वहाँ पे बड़े बड़े जहाज आकर रुकते थे। और ये सूरत का जो आपका सी पोर्ट था, वो किसको किसको कनेक्ट करता था, इंडिया को किससे, गल्फ एंड रेड सी पोर्ट से कनेक्ट करता था सूरत का सी पोर्ट। समझ रहे बात को, यानी कि सूरत में इतना बड़ा बंदरगाह बना हुआ है कि वहाँ पे अलग अलग कंट्री का जहाज आकर रुकता था, अलग अलग कंट्री का, बहुत बड़ा बड़ा। उसके बाद मछलीपट्टनम ऑन द कोरोमंडल कोस्ट, ये साउथ में पड़ता है आपका, है ना। एंड हुगली इन बंगाल हैड ट्रेड लिंक्स विथ साउथ ईस्ट एशियन पोर्ट्स। यानी कि बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात करें तो सूरत, मछलीपट्टनम और हुगली, ये 3 बंदरगाह ऐसे थे, ये 3 जगह पर बंदरगाह ऐसे ऐसे थे जहाँ पे कि हमारा ट्रेड बाकी अलग अलग कंट्री से होता था, वो भी बड़े लेवल पर, है ना। और आज भी सूरत का, मछलीपट्टनम का और हुगली का आज भी ट्रेड के मामले में कम नहीं है, बहुत आज भी आगे है ये सब। समझ रहे बात को। चलिए,
तो ये हमारा कुछ फीचर्स था कब का, जब हमारे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आया था उस समय का। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इंडियन मर्चेंट्स कंट्रोल दी गुड्स प्रोडक्शन फॉर एक्सपोर्ट। अब हम लोग अब इस टॉपिक में ये पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से इंडियन मर्चेंट्स अपने गुड्स को प्रोड्यूस करते थे, अपने गुड्स को कंट्रोल करते थे, और किस प्रकार से वो लोग अपने सामानों को बेचते थे। यानी कि हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं इंडिया के बारे में ही, है ना। चलिए, अ वैरायटी ऑफ इंडियन मर्चेंट्स एंड बैंकर्स वर इन्वॉल्व इन द नेटवर्क ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड, फाइनेंसिंग प्रोडक्शन, कैरिंग गुड्स एंड सप्लाइंग एक्सपोर्टर्स। तो हमारे उस समय पे भारत के बहुत बड़े बड़े मर्चेंट्स लोग थे, बड़े बड़े बैंकर लोग थे, यानी कि बड़े धनवान लोग थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े इंडस्ट्री लोग ऐसे ऐसे थे जो कि एक्सपोर्ट के बिजनेस में लगे हुए थे, यानी कि भारत के सामानों को खरीद कर बाकी दूसरे मार्केट में जाकर बेचते थे। आप खुद सोचिए कि भारत में जिस चीज़ का डिमांड नहीं है उस चीज़ का डिमांड बहुत अलग अलग जगहों पर है ना, आप समझ रहे हैं। तो और सबसे बड़ी बात तो ये कि बाहरी दुनिया में, यानी कि बाहरी मार्केट में हमारे सामानों का पैसा बहुत ही ज़्यादा मिलता है, वो भी डॉलर में पे करते हैं वो। सोचो तो कितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाते होंगे वो लोग उस समय पे। तो उस समय पे हमारे बहुत बड़े बड़े बैंकर लोग, यानी कि बहुत धनवान सब लोग, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, ये लोग थे जो कि इंडिया के सामानों को खरीद कर बाकी दूसरे कंट्री के मार्केट में बेचा करते थे, है ना, और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी होता था। सप्लाई मर्चेंट्स लिंक द पोर्ट टाउन्स टू द इनलैंड रीजन्स। अब यहाँ पे जो मर्चेंट्स खरीद बिक्री में ध्यान लगाते थे, यानी कि जो खरीद बिक्री करते थे, सामानों को खरीदना और जाकर दूसरे कंट्री में जाकर बेचना, वो लोग बेसिकली क्या करते थे, वो लोग पोर्ट टाउन को इनलैंड रीजन से कनेक्ट करते थे, यानी कि जो आपका अंदर में जगह है उसको कनेक्ट करते थे किससे, सीधा का सीधा बंदरगाह से, कि इजली सामानों को लाया जाए बंदरगाह पर। इनलैंड रीजन का मतलब, इनलैंड रीजन का मतलब हो गया कि जहाँ पे आपका समुद्र है, यानी कि जहाँ पे आपका बड़ा बड़ा जहाज लगा हुआ है उससे बहुत दूर, यानी कि बहुत ही अंदर ज़मीन पर, है ना, मोहल्ले में, शहरों में, उन वाले एरिया को कनेक्ट करते थे ये लोग सीधा का सीधा समुद्री वाले जहाँ पे हमारे पोर्ट्स लगे रहते थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। दे गेव एडवांसेस टू वीवर्स, procured the woven cloth from weaving villages and carried the supply to the ports। यहाँ पे भी कुछ वैसा ही चलता था, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला। ये लोग भी क्या करते थे, छोटे मोटे किसानों को, जो बेरोजगार लोग बैठे हुए हैं, उनको कपड़ा देता था, एडवांस देता था, और कहता था कि तुम लोग भी हमारे लिए कपड़ा करो, काम बनाओ, बदले में पैसा लो, है ना। और वो बने हुए सामानों को जहाज़ पे लाते थे, पोर्ट्स पर, यानी कि बंदरगाह पर लाते थे, बड़े बड़े जहाज़ों पर लोड करते थे और बाकी दूसरे कंट्री में जाकर उसको बेचते थे। ठीक ना, ये हमारे इंडियन मर्चेंट्स भी करते थे। उसके बाद एट द पोर्ट द बिग शिपर्स एंड एक्सपोर्ट मर्चेंट्स हैड ब्रोकर्स हु नेगोशिएटेड द प्राइस एंड बाउड गुड्स फ्रॉम द सप्लाई मर्चेंट्स। अब देखिए होता क्या था, यहाँ पे दो प्रकार का आदमी काम कर रहा है। दो प्रकार का आदमी काम कर रहा है मतलब ये हो गया कि एक ऐसा आदमी इस बिजनेस में लगा हुआ है जो कि छोटे मोटे किसानों को क्या कर रहा है, पैसा दे रहा है, एडवांस में सामान दे रहा है कि तुम हमारे लिए कपड़ा बनाओ, है ना। वो सामान वो बंदरगाह तक ला रहा है, और बंदरगाह पे भी बड़े बड़े उससे आदमी लगे हुए हैं कि तुम उधर से बनवा के सामान लाए, हम यहाँ पे खरीदने के लिए तुम्हारे सामान को रेडी हैं, बोलो क्या कीमत है तुम्हारे सामान का, है ना। तो वहाँ पे बीच में ब्रोकर हुआ करता था, बिचौलिया, वही लोग दाम तय करता था। जैसे नहीं समझ में आया, एक बार फिर से समझिए। एक ऐसा बिजनेस, यानी कि एक ऐसा आदमी लगा हुआ है जो कि अपने सामानों को बनवा कर पूरी तरीके से बंदरगाह तक लेकर आएगा, फिर उससे खरीद लेगा कौन, उससे बड़ा आदमी, खरीद कर जहाज़ पर लादेगा और जहाज़ पर लाद कर बाकी दूसरी जगह पर जाकर बेच देगा। लेकिन यहाँ पे जो खरीदने में काम आता था वो आता था ब्रोकर, यानी कि बिचौलिया, है ना। बिचौलिया का रोल इसलिए होता है कि ताकि वो नेगोशिएशन अच्छी तरीके से कर पाए, नेगोशिएशन अच्छी तरीके से कर पाए, समझौता कर पाए कि देखो भाई 100 रुपया है, नहीं 80 रुपये कर दो, नहीं 50 रुपये कर दो, इस प्रकार से होता है ना नेगोशिएशन, है ना। वही यहाँ पे था। तो यहाँ पे ब्रोकर का भी बहुत अच्छा खासा रोल था। उसके बाद बाय दी 1750 दिस नेटवर्क कंट्रोल बाय इंडियन मर्चेंट्स वाज ब्रेकिंग डाउन। लेकिन 1750 के हल्का फुल्का बाद वाले समय में, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे, 1750 से ही बेसिकली आप समझ लीजिए, 1750 से अब हमारा क्या हो रहा था, उन बड़े बड़े बंदरगाह पे जो हमारा कंट्रोल था वो ख़त्म होने वाला था, ख़त्म हो रहा था।
मतलब कि जो बड़े बड़े बंदरगाह पर इंडियन लोग पहले कंट्रोल करते थे, जिनका दबदबा था, वो दबदबा अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। और किसका दबदबा उस पर बढ़ रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी का। यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी सामने आते हैं। समझ के बात को? तो इस टॉपिक में बेसिकली हम लोगों ने क्या पढ़ा? इस टॉपिक में बेसिकली हम लोगों ने ये पढ़ा कि किस प्रकार से इंडियन मर्चेंट्स सामानों को बनवा रहे हैं और किस प्रकार से वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। समझ में आ गया बात? चलिए, उसके बाद फिर आपका है इम्पैक्ट ऑफ कोलोनाइजेशन ऑन द इंडियन ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स। यानी कि अब हम लोग ऐसे दौर के बारे में पढ़ने वाले हैं जहां पर कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ चुका है ना। अब जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आया तो उस समय पे क्या दुर्दशा हमारा था, या फिर कोई दुर्दशा था भी कि नहीं, इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, देखता जाए। The European companies gradually gained power, first securing a variety of concession from local courts, then the monopoly rights to trade। जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आया, वो लोग धीरे धीरे पावर को अचीव करता चला गया। कोर्ट से कुछ पावर ले लिया, है ना, यानी कि जो लोकल कोर्ट हुआ करते थे उनसे उन्होंने कुछ पावर ले लिया। मोनोपोली राइट इन्होंने ले लिया किसके ऊपर? ट्रेड के ऊपर। यानी कि ट्रेड यदि कोई करेगा तो केवल हम ही करेंगे। ट्रेड से जुड़ा जितना भी बात विचार होगा, यानी कि जितना भी समस्या होगा व्यापार से जुड़ा हुआ, उसका हल हम लोग ही करेंगे। ऐसा किसको राइट मिल चुका था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। समझ में आ रहा है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। दिस रिजल्टेड इन अ डिक्लाइन ऑफ द ओल्ड पोर्ट्स ऑफ सूरत एंड हुगली थ्रू विच लोकल मर्चेंट्स हैड ऑपरेटेड। तो जो पहले सूरत और हुगली का पोर्ट्स यानी कि बंदरगाह पूरी तरीके से जो कंट्रोल करता था भारत के लोग, उसका कंट्रोल धीरे धीरे वहाँ से ख़त्म होने लगा और कंट्रोल किसका बढ़ने लगा? ईस्ट इंडिया कंपनी का, है ना, क्योंकि उनको राइट मिल चुका था भाई। और इसे भी थोड़ा सा वो लोग पावरफुल थे तो कभी कभी वो लोग मनमानी भी कर लेते थे, जबरन भी कर लेते थे, है ना। आगे बढ़ते हैं। एक्सपोर्ट्स फ्रॉम दिस पोर्ट्स फेल ड्रामेटिकली। और जो हमारा हुगली वाले पोर्ट से और जो हमारा सूरत वाले पोर्ट से एक्सपोर्ट होता था हमारा सामान, जो बाकी कंट्री में जाता था, वो अब धीरे धीरे क्या होने लगा? बंद होने लगा। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी आया, कहा कि तुम लोग यहाँ से निकलो, अब जो करना होगा हम करेंगे, तुम लोग चुपचाप घर में बैठो, है ना। ये हो रहा था उस समय पे। उसके बाद इन द लास्ट ईयर ऑफ द 17th सेंचुरी द ग्रॉस वैल्यू ऑफ ट्रेड दैट पास्ड थ्रू सूरत हैड बीन ₹16 million। बाय द 1740s इट हैड स्लम्ड टू ₹3 million। सोचो, यानी कि पूरी तरीके से अब आप ये कह सकते हैं कि जो ट्रेड हमारा पहले सूरत से हुगली से हुआ करता था, अब उसका ट्रेड में कमी आने वाला है, कमी आ भी रहा था, है ना। यानी कि 17th सेंचुरी के लास्ट ईयर में उस समय पे हमारा ट्रेड यानी कि हमारा जो बेसिकली एक्सपोर्ट होता था, है ना, उसका वैल्यू कितना था? 16 मिलियन। लेकिन वही आपका 1740 आते आते तक 1740 आते आते तक वो केवल 3 मिलियन रह गया। यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग अब क्या हो रहे थे? पीछे हट रहे थे। लेकिन आगे कौन बढ़ रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब कि अब हमको यहाँ पे व्यापार करने के लिए नहीं दिया जा रहा है परमिशन, केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी अपना ही भलाई चाह रहा है। विद द पैसेज ऑफ टाइम सूरत एंड हुगली डिकेड, बॉम्बे एंड कलकत्ता ग्रू। लेकिन अब यहाँ पे जब ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी तरीके से कंट्रोल छा गया, तो जो सूरत और हुगली का जो पोर्ट था उसको बहुत हद तक रोक दिया गया। यानी कि वो कह सकते हैं आप ख़त्म होने के कगार पे आ गया। लेकिन इन दोनों का जो अल्टरनेटिव खोला गया, वो कौन कौन खोला गया? बॉम्बे और कलकत्ता पोर्ट खोला गया। समझ में आ रहा है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रेड थ्रू द न्यू पोर्ट्स वर इवेंचुअली कंट्रोल्ड बाय यूरोपियन कंपनीज एंड कैरिड इन यूरोपियन शिप्स while many all trading houses collapsed। तो ये जो नया पोर्ट खोला गया है बॉम्बे और कोलकाता वाला, किसको बंद करके? सूरत और हुगली वाले को बंद करके जो खोला गया है बॉम्बे और कोलकाता वाला, इस पे किसका कंट्रोल है? डायरेक्टली यूरोपियन कंपनी का, यानी कि बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी का। और ये लोग व्यापार किससे कर रहे हैं? अपने यूरोपियन बड़े बड़े शिप से, यूरोपियन शिप से बड़ा बड़ा जहाज एकदम आ रहा है, सामान को लाद रहा है, भारत के सामानों को, और जाकर अपने देश में या फिर अलग अलग मार्केट में भी वो बेच रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है ना। चलिए, तो ये था हमारा इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन ऑन द इंडियन ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स। तो आपने यहाँ पे ये देख लिया बेसिकली कि किस प्रकार से अब हमारा दबदबा हमारे ही पोर्ट से ख़त्म हो रहा है और ईस्ट इंडिया कंपनी का दबदबा बढ़ रहा है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? हर चीज़ समझ में आ गया? चलिए, तो अगले वाले क्लास में हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है
व्हाट हैपन टू द वीवर्स, यानी कि वीवर के साथ क्या हुआ, है ना, जो कपड़ा बुनाई करते थे, जो कपड़ा बनाते थे, उनके साथ क्या हुआ, ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। कोई डाउट यहाँ तक? चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे कोई डाउट रहा हो आप लोगों को तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।